हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर। तो हमारी यूपीपीएससी आरओ एआरओ की क्लासेस चल रही हैं। ये है आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 8। जिसने 7 नहीं देखे हैं तो वो लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है यूपीपीएससी आरओ एआरओ एग्ज़ाम करके, तो आप वहाँ से जाकर भी चेकआउट कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारी यूपी टीजीटी पीजीटी राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र और हिंदी साहित्य की भी क्लासेस चल रही हैं। जो भी बच्चे इनकी तैयारी कर रहा है तो यूट्यूब चैनल से ज़रूर जुड़े। और इसके साथ ही जो भी चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। जब भी वीडियो अपलोड की जाएगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हमने टॉपिक लिया है ये लिया है सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। तो आज जो हमने टॉपिक लिया है ये लिया है सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। तो इसमें देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। जो सही सुमेलित नहीं है वह हमें बताना है। तो देखो, ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम बाइकार्बोनेट, वॉशिंग पाउडर सोडियम कार्बोनेट या फिर बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसमें हमें ये बताना है कि कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है। तो देखो, सबसे पहले तो ये दिया है ब्लीचिंग पाउडर, तो इसको हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, तो ये तो ठीक है। दूसरा है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे नहीं पूछा था तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। वॉशिंग पाउडर का सही दिया गया है सोडियम कार्बोनेट और बेकिंग सोडा का सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसमें जो सही है ये है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। पॉलीथीन बनाने में निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग होता है। एथिलीन का होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का होता है, नाइट्रोजन का होता है या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड का होता है। तो पॉलीथीन बनाने में किस गैस का उपयोग होता है, तो ये होता है ऑप्शन नंबर ए, एथिलीन का होता है। किसका होता है, एथिलीन का। तो एथिलीन एल्कीन श्रेणी का प्रथम सदस्य है। प्रयोगशाला में एथिलीन बनाने के लिए एथिल अल्कोहल तथा अधिक मात्रा में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को 170 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर गर्म किया जाता है और इसका उपयोग पॉलीथीन, प्लास्टिक बनाने या मस्टर्ड गैस बनाने तथा निश्चेतक के रूप में ऑक्सी एथिलीन ज्वाला उत्पन्न करने में इसमें होता है। ठीक है, तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आंसर इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। हल्दी भूमिगत तने का उदाहरण है जिसे कहते हैं बल्ब कहते हैं, ट्यूबर कहते हैं, कॉर्म कहते हैं या फिर राइजोम। तो हल्दी भूमिगत तने का उदाहरण है, जिसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है राइजोम। किसको हल्दी को क्या कहा जाता है, राइजोम कहा जाता है। तो हल्दी भूमिगत तने का उदाहरण है, हल्दी का राइजोम या फिर इसको बोलते हैं प्रकंद। ठीक है, क्या बोलते हैं, प्रकंद बोलते हैं। प्रकंद भूमिगत तना होता है, इसमें कक्षस्थ तथा अग्रस्थ कलिकाएं भी पाई जाती हैं और यह तना शाखा रहित या शाखा युक्त हो सकता है और कभी कभी इसमें अपस्थानिक जड़ भी विकसित हो जाती हैं। इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आंसर इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। कोलेस्ट्रॉल निम्नलिखित में से क्या है। तो स्टेरॉयड है, विटामिन है, उत्प्रेरक है या फिर कीटनाशक है। तो जो कोलेस्ट्रॉल होता है वह क्या होता है, ये होता है स्टेरॉयड होता है। क्या होता है, स्टेरॉयड। तो कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार का स्टेरॉयड है जो लिवर द्वारा बनता है। सामान्यतः कोलेस्ट्रॉल हार्मोन को नियंत्रित करने में मदद करता है और जो कोलेस्ट्रॉल होता है ये दो तरह का होता है। एक होता है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन और दूसरा होता है हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। दो तरह का होता है ना। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। केंद्रीय औषधीय एवं सुगंध पौधा संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो लखनऊ में, वाराणसी में, गोरखपुर में या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि लखनऊ में। तो केंद्रीय औषधीय एवं सगंध पौधा संस्थान ये लखनऊ में स्थित है। यह संस्थान औषधीय एवं सगंध पौधा के विकास से संबंधित है। इसके 4 शोध केंद्र, एक बेंगलुरु में, एक हैदराबाद, एक पंतनगर एवं पुरारा, ये उत्तराखंड में है, ये इनमें स्थित है। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर, इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम सफल क्लोन्ड जानवर है? तो कुत्ता है, खरगोश है, गिवन है या फिर भेड़ है। प्रथम सफल क्लोन्ड जानवर, तो ये है ऑप्शन नंबर डी, भेड़। तो विश्व का प्रथम सफल क्लोन्ड जानवर भेड़ है। क्लोनिंग से किसी कोशिका या कोई अन्य जीवित भाग या एक संपूर्ण जीव के शुद्ध प्रतिरूप का निर्माण किया जाता है। तो सर्वप्रथम वर्ष 1996 में इस तकनीक का प्रयोग कर डॉली नामक भेड़ का क्लोन मतलब होता है प्रतिरूप, ठीक है। क्लोन मतलब क्या होता है, प्रतिरूप का निर्माण किया जाता है और प्रतिरूप तैयार किया गया था। डॉली ने 6 बच्चों को जन्म दिया था। डॉली की मृत्यु लगभग 7 वर्ष में हो गई और इसकी मृत्यु का कारण फेफड़े में बीमारी बताया गया। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त होते हैं तो कवकों से, विषाणुओं से, जीवाणुओं से या फिर आवृतबीजियों से। तो एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त होते हैं तो किससे होते हैं, ये होते हैं जीवाणुओं से। किससे होते हैं, जीवाणुओं से प्राप्त होते हैं। तो एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः जीवाणुओं से प्राप्त पाए जाते हैं, परंतु कुछ एंटीबायोटिक्स कवक से भी प्राप्त किए जाते हैं। एंटीबायोटिक्स शब्द का जो प्रयोग जो हुआ था वह कब हुआ था, 1942 में, वर्ष 1942 में सेल वॉक्समैन द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया, सेल वॉक्समैन द्वारा किया गया। और एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया के विरुद्ध काम करती है। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर, इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर रॉकेट काम करता है? तो आवागाद्रो परिकल्पना, ऊर्जा संरक्षण, बर्नौली प्रमेय या फिर संवेग संरक्षण। तो बताइए किस सिद्धांत पर रॉकेट काम करता है? तो ये करता है ऑप्शन नंबर डी, संवेग संरक्षण। तो रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, अर्थात रॉकेट की गति पर रैखिक संवेग संरक्षण सिद्धांत लागू होता है। यदि कणों के किसी समूह या निकाय पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा हो तो उस निकाय का कुल संवेग नियत रहता है। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आंसर, इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन एक पादप हार्मोन है? तो इंसुलिन है, साइटोकाइनिन है, थायरॉक्सिन है या फिर एस्ट्रोजन। तो इसमें जो राइट है ये है ऑप्शन नंबर बी, साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन एक पादप हार्मोन है जो कोशिका विभाजन को बढ़ावा देते हैं। यह ऊतकों एवं कोशिकाओं को विभेदन का कार्य करते हैं, ठीक है, किसका, सेल का। तो साइटोकाइनिन पार्श्व कलिकाओं की वृद्धि को प्रारंभ करते हैं और साइटोकाइनिन बीजों के अंकुरण को प्रेरित करते हैं। अन्य पादप हार्मोन जैसे कौन से होते हैं, ऑक्सिन है, एथिलीन है, एविसिक अम्ल है, जिबरेलिन्स, ये सभी क्या है, अन्य पादप हार्मोन है। जबकि इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन ये मानव हार्मोन है। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर, इसमें राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो नाइट्रोजन गैस, नाइट्राइट, नाइट्रेट या फिर अमोनिया। तो पौधे जो होते हैं वे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो वह करते हैं नाइट्रेट के रूप में। किसके रूप में? नाइट्रेट के रूप में। तो देखो पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट आयन के रूप में ग्रहण करते हैं। यौगिकों के रूप में उपस्थित नाइट्रोजन स्थिर नाइट्रोजन कहलाता है। अतः वायुमंडल के मुक्त नाइट्रोजन गैस को नाइट्रोजन के यौगिक के रूप में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कहा जाता है। अब वायुमंडल नाइट्रोजन का सबसे बड़ा संग्राहक है, परंतु वायुमंडल नाइट्रोजन का सीधा उपयोग अधिकांश जीवों द्वारा नहीं किया जा सकता, क्योंकि नाइट्रोजन अणुओं में जो बॉन्ड होती है वह ट्रिपल बॉन्ड होती है,
ठीक है। कौन सी बॉन्ड होती है? ट्रिपल बॉन्ड जो अक्रियाशील होता है, अतः उपयोग करने के क्रम में इसे अमोनिया या फिर नाइट्रेट में बदलना आवश्यक होता है, तभी पौधे और जीव ये इसको ग्रहण कर सकते हैं। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंसर इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो देखो इसमें विटामिन पेप्सिन है, केराटिन है या फिर प्रोजेस्टेरॉन है। तो विटामिन ये है केराटिन, क्या है? कैरोटिन। दूसरा है एंजाइम ये पेप्सिन, हार्मोन ये प्रोजेस्टेरॉन और प्रोटीन ये हो जाएगा केराटिन। तो इसमें जो सही है ये है ऑप्शन नंबर डी, आंसर इसमें राइट आंसर होगा। ठीक है, ये आप लोग देख लेना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी। तो जल में घुलनशील कौन से विटामिन होते हैं? अगर हम बात करते हैं जल में घुलनशील विटामिन के, तो ये होते हैं विटामिन बी होता है और विटामिन सी होता है, दो होते हैं जल में घुलनशील। और अगर हम वसा में घुलनशील की बात करते हैं तो वसा में कौन कौन से होते हैं? एक होता है ए, दूसरा होता है डी, तीसरा होता है ई और चौथा होता है के। तो जल में घुलनशील कौन से हैं? बी और सी हैं। और वसा में कौन से हैं? ए, डी, ई, के। तो इसमें पूछा था कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है, तो विटामिन बी भी होता है और विटामिन सी भी होता है। तो इसमें बी और सी राइट आंसर होंगे। ठीक है, बी और सी इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, डॉप्सन इकाई से निम्नलिखित में से क्या मापा जाता है? तो ओजोन सांद्रता, ऊष्मीय चालकता, भूमि नमी या फिर विकिरण। तो जो डॉप्सन इकाई है उससे क्या मापा जाता है? तो उससे जो मापा जाता है वो होता है ओजोन सांद्रता, ओजोन की सांद्रता। तो ओजोन है, ओजोन परत की खोज ये किसने की थी? ये चार्ल्स फेवरी और हेनरी बुइसा ने वर्ष 1913 में की थी। तो ओजोन परत की खोज फ्रांस के भौतिकविद चार्ल्स फेवरी और हेनरी बुइसा ने वर्ष 1913 में की थी। हालांकि इसके गुणों का विस्तार से ब्रिटिश मौसम विज्ञानी GMB डॉप्सन ने पता लगाया और डॉप्सन ने एक साधारण स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यानी कि डॉप्सन मीटर विकसित किया, जिसका प्रयोग धरती से समताप मंडल में मौजूद ओजोन को मापने में किया जाता है। अतः ओजोन की सांद्रता मापने की इकाई क्या है? तो ये है डॉप्सन। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आंसर इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, वर्ष 1974 में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी? तो चंडीगढ़, नागपुर, हैदराबाद या फिर पुडुचेरी। तो किस स्थान पर हुई थी? ये हुई थी ऑप्शन नंबर डी, पुडुचेरी पर। तो वर्ष 1974 में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना पुडुचेरी में की गई थी। सभी कृषि विज्ञान केंद्र अपने राज्यों के कृषि विश्वविद्यालयों और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से जुड़े होते हैं और वर्तमान भारत में लगभग 721 कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित हैं। तो इसमें जो सही है ये है ऑप्शन नंबर डी, आंसर इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, रिंगेल-मैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित के घनत्व मापन में होता है। तो रिंगेल-मैन जो स्केल है इसका घनत्व मापन किस में होता है? तो कोहरा में, ध्वनि में, प्रदूषित जल या फिर धुआं। तो ये किया जाता है ऑप्शन नंबर डी, धुआं में। किस में किया जाता है? धुआं में। तो रिंगेल-मैन स्केल प्रयोग धुएं की आभासी घनत्व या अपारदर्शिता को मापने के लिए किया जाता है। इसे वर्ष 1888 में पेरिस में ला स्टेशन डी और SAD मशीन के कृषि इंजीनियरिंग मैक्सिमिलियन रिंगेल-मैन एक फ्रांसीसी प्रोफेसर द्वारा विकसित किया गया था। तो इन्हीं के नाम पर है रिंगेल-मैन स्केल। तो इसमें जो सही है यह है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो देखो एक तरफ दिए गए हैं वैज्ञानिक का नाम और दूसरी तरफ उनके कार्य क्षेत्र के बारे में दिया गया है।
तो इसमें पहला है बीरबल साहनी। तो इनका कार्यक्षेत्र क्या रहा? हरित क्रांति है, भ्रूण विज्ञान है, जीवाश्म वनस्पति विज्ञान है या फिर पादप रोग विज्ञान है। तो बीरबल साहनी इनका जो कार्यक्षेत्र रहा ये रहा जीवाश्म वनस्पति विज्ञान, जीवाश्म वनस्पति विज्ञान। केसी मेहता इनका रहा पादप रोग विज्ञान। पी महेश्वरी ये भ्रूण विज्ञान। तो एम.एस. स्वामीनाथन ये हरित क्रांति के जनक, भारत के हरित क्रांति के जनक। तो बीरबल साहनी ये जीवाश्म वनस्पति विज्ञान, केसी मेहता ये पादप रोग विज्ञान, पी महेश्वरी ये भ्रूण विज्ञान और एम.एस. स्वामीनाथन ये हरित क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा जैव डीजल पौधा है? तो जैट्रोफा, जावा घास, रोशा घास या फिर गुग्गुल। तो इसमें जो जैव डीजल पौधा है इसको कहा जाता है जैट्रोफा। जैव डीजल पौधा कौन सा है? जैट्रोफा है। तो जैट्रोफा पौधा देश के विभिन्न भागों में बहुतायत मात्रा में उगने वाला पौधा है। जैट्रोफा एक प्रकार का जैव डीजल पौधा है। इसे कई अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे ट्रोफा मिथाइल ईस्टर, रतन जोत, बायोडीजल, बायोफ्यूल जैव ईंधन, जैव डीजल या जैट्रोफा करकास। इन सभी नामों से इसको जाना जाता है। किसको? जैव डीजल पौधा जैट्रोफा को। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर, इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा आहार समूह मनुष्य के शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? तो वसा, प्रोटीन, विटामिन, लवण, जल, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन या फिर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन। तो निम्नलिखित में से कौन सा आहार समूह मनुष्य के शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? तो ये करता है कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आंसर इसमें राइट आंसर होगा। तो उपयुक्त विकल्पों में से शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करने वाला आहार समूह पहले कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन है। खाद्य ऊर्जा को कैलोरी में मापा जाता है। 1 किलो कैलोरी इसमें 4.18 किलो जूल के बराबर है, 4.18। ठीक है, तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर, इसमें राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमसे बच्चे जुड़ सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।